जय हिंद एवरीवन, दिस इज शिवम तोमर। वेलकम टू स्वसनी स्टडी ग्रुप। गाइज, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं और समुच्चय मैथमेटिक्स का बेस चैप्टर होता है, इसलिए यह सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बीएससी कर रहे हो, या फिर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, सभी के लिए यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है। This is my brief introduction. My name is Shivam Tomar. I am the director at the FitMind Institute and the CEO at Swasini Group of Learning. ये सब्जेक्ट्स है जिनको मैं पढ़ाता हूँ, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। ये सभी सब्जेक्ट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं बीएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप फेसबुक पेज द फिटमाइंड को लाइक कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब चैनल स्वसनी स्टडी ग्रुप को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। अगर आप करियर काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। करियर काउंसलिंग बिल्कुल फ्री है। देखो, जब आप फेसबुक पेज द फिट माइंड को सर्च करते हो तो आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा। इस पेज को आपको लाइक करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा सेट। देखो, क्या होता है सेट। सेट को हिंदी में हम कहते हैं समुच्चय, है ना। किसी चीज़ को सेट करना। अब सेट करने का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स हम कह सकते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, इंग्लिश में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? देखो, एक तो होता है कलेक्ट कर लिया बस हमने, ठीक है। ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, ये हमने ऐसे इकट्ठे तरीके से कलेक्ट कर ली, ठीक है। इसमें कुछ लंबी चीज़ें हैं, कुछ गोल चीज़ें हैं। और वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो लंबी लंबी चीज़ें हैं उनको एक तरफ कलेक्ट कर लिया, और जो गोल गोल चीज़ें हैं उनको एक तरफ कलेक्ट कर लिया। तो ये अब हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। इसको एक एग्जाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप कभी कपड़े वाले की दुकान पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि हर प्रकार के कपड़े अलग अलग कॉलम में होते हैं। आपको सिर्फ जा कर के बोलना होता है कि मुझे इस तरीके का कपड़ा चाहिए, मुझे ऐसी शर्ट चाहिए या मुझे ऐसी जीन्स चाहिए। तो जो दुकानदार होता है वो तुरंत आपको आपके पसंद की कपड़ा, आपके पसंद की जीन्स, आपके पसंद की शर्ट ला करके दिखा देता है, ठीक है। ऐसा होता है। वो ऐसा कैसे कर पाता है? वो ऐसा इसलिए कर पाता है कि उसने सारे कपड़े सिस्टमेटिक वे में एक अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड कलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। अगर सोचो, जैसे ही वो कपड़ा लेके आता बस ऐसे ही रख लेता अपनी दुकान पे, तो उसको कपड़ा दिखाने में कितनी प्रॉब्लम होती, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को कपड़ा दिखाने में कितनी प्रॉब्लम होती, है ना। तो उसने क्या किया, उसने एक सेट बनाया कपड़ों का, है ना। उसने कपड़ों को अच्छे तरीके से कलेक्ट करके रखा, तो उसी को हम सेट कहते हैं। अब देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट होते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है इनका रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। अब देखो, पहला ही चैप्टर है सेट और इसी का ही रियल लाइफ में यूज हो गया, है ना। तो मैथमेटिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनका रियल लाइफ में तो यूज होता ही है। साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग, कि ये जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, ये कहाँ काम आते हैं, जब नौकरी लग जाती है बताओ कहाँ काम आते हैं। तो देखो बच्चों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, किस लिए करते हो? अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सको। इसी प्रकार आपके दिमाग की जो एक्सरसाइज है, आपका दिमाग का जो डेवलपमेंट है, उसके लिए भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और वो जो एक्सरसाइज है वो इन सब्जेक्ट से होती है। यानी अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, ये आपके दिमाग के लिए एक्सरसाइज टूल्स होते हैं। जो बच्चा मैथमेटिक्स को अच्छे से निकाल पाता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े वे कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। और मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाता है? मैथमेटिक्स हमें सिखाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन होता है। हर एक क्वेश्चन का आंसर निकलता है ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर निकलता है। तो हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरीके से निकला है ना। वो जो रास्ता था उस आंसर को निकालने का, वो एक कॉम्प्लेक्स ही तो होता है, और आप उसे सोल्व करते हुए जाते हो। तो ये होता क्या है, इससे हमारा दिमाग का डेवलपमेंट होता है, हमारे सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमारी मेमोरी बढ़ती है ना।
तभी तो हम सही गलत का डिसीजन ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं हम लोग। तो ये जो पढ़ाई आप पढ़ते हो इनका कहीं रियल लाइफ में तो यूज होता ही है। एक तो ये गलत फहमी निकाल दो, रियल लाइफ में यूज नहीं होता, रियल लाइफ में तो यूज होता ही है, साथ ही आपके दिमाग को डेवलप करते हैं। एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं, आईआईटी आपको पता ही है कितना टफ एग्जाम होता है, दिन रात मेहनत करते हैं उसके लिए बच्चे। तो जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है, वे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर चुके होते हैं। इसके अलावा जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा होशियार होते हैं। होशियार होने का मतलब क्या है? होशियार होने का मतलब है कि उनकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी ज़्यादा होती है, वे किसी भी प्रॉब्लम को झटाक से सोल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वे क्या करते हैं? वे सब्जेक्ट्स को रटते हैं। यहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स है ना। आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको एक टाइप से रटा जाता है, लेकिन मैथ्स क्या है? मैथ्स को समझा जाता है, मैथ्स को निकाला जाता है। साइंस के जितने भी चीज़ें उनको समझा जाता है, इसलिए हमारे दिमाग का साइंस की वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है ना। तो मैथ्स का यहाँ पे ये रोल है। अब देखो अपने टॉपिक की तरफ चलो। टॉपिक है हमारा सेट। सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स हमारा क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, समझ आई बात। अब जो सेट है, सेट को हम निरूपित कैसे करते हैं? तो देखो, सेट को निरूपित करने का जो सिंबल होता है वे होता है ये मंझले कोष्ठ। हिंदी में मंझले कोष्ठ कहते हैं, अंग्रेजी में करली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। आप ये समझ सकते हो जैसे दुकानदार अपने कपड़े को अलमारी में रखता है, इसी प्रकार ये मैथमेटिक्स में नंबर्स को रखने की अलमारी है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये करली ब्रैकेट इस तरीके के होगा और बीच में जो भी इसमें नंबर्स होंगे उन नंबर्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। जो भी एलिमेंट्स होंगे इस करली ब्रैकेट के अंदर, ये तो हमारे कहलाएंगे क्या? एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो करली ब्रैकेट है ये हमारा कहलाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसका कोई नाम देना चाहूँ तो मैं नाम दूंगा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। तो आपको क्या बात समझ में आई? ये सारा कंप्लीट क्या बन गया? ये हो गया मेरा पूरा का पूरा सेट। सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सेट को हम ऐसे लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। ये जो करली ब्रैकेट होते हैं ये सेट को निरूपित करते हैं, और सेट के अंदर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। और इन अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने छोटे अक्षरों से लिखा है, ठीक है। और अगर मैं इस सेट का कोई नाम देना चाहूँ तो उस नाम को मैं अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से लिखूंगा, ठीक है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये आपने अपनी बुक्स में देखे होंगे सेट को। समझ आई बात? तो इस प्रकार से सेट आपको सेट लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जो ये नंबर्स होते हैं, मैथमेटिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? नंबर से होती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नंबर्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग नंबर्स को कैटेगराइज करेंगे, नंबर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। नंबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अरबों करोड़ों खरबों, है ना, पढ़े है ना। तो देखो नंबर्स, नंबर्स में सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। ये सभी बच्चों के याद होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ये याद ही नहीं है अभी तक नेचुरल नंबर्स। बताओ, इन नंबर्स को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनको कैटेगराइज नहीं कर पाए। तो आज हम इस सेट वाले चैप्टर में इनको सेट कर देंगे, है ना। जैसे कपड़ों को हम लोगों ने अलमारी में रख दिया था ना, आज इन नंबर्स को अच्छे से इनकी इनकी अलमारी में रख देंगे, ठीक है। फिर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ ये नंबर्स मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझ लेना। कौन नेचुरल नंबर होता है, कौन इंटीजर होता है, कौन रेशनल नंबर होता है, ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या बोलेंगे हिंदी में। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, जो कि हम काउंट करते हैं जनरली, है ना। जब खेलते हैं ना तो ऐसे ही कहते हैं ना कि तू भाग में 10 गिन के आता हूँ, तो हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते हैं। तो जो गिनती वाले नंबर है उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? उन नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। क्लियर है? नेचुरल नंबर्स। अब अगर इस नेचुरल नंबर्स का मैं नाम रखना चाहूँ तो मैं नाम रखूँगा कैपिटल एन से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल एन से, ठीक है। समझ आई? नेचुरल नंबर समझ आया? नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे जहाँ तक आपकी मर्जी, ठीक है। जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर लो। अब ये तो हो गया नेचुरल नंबर्स। अब
नेचुरल नंबर्स को एक बच्चे के दिमाग में आया कि मैं तो थोड़ा सा बड़ा करूँगा इसे, है ना। तो नेचुरल नंबर्स को अगर थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा बड़ा करने का मतलब ये है कि इन नंबर से पहले जो नंबर आता है, यानी अगर मैं इन नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दूं, 0 1 2 3 4 5 6, यानी नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा मेरे होल नंबर्स। क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। और इसको डिनोट करेंगे हम डब्लू से, ठीक है, डब्लू फॉर होल नंबर्स। होल मतलब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। बताओ, दो नंबर क्लियर हुए, नेचुरल नंबर जिन्हें आप गिनते हो 1 2 3 4 5, और उन गिने हुए नंबर में अगर जीरो को भी ऐड कर दो तो बन जाएंगे हमारे होल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने नंबर्स पढ़ लिए, नंबर्स में जीरो को ऐड कर दिया, तो फिर हमने आगे देखा कि जो ये नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, -1 -2 -3, है ना, अगर हम इनको भी ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? तो इनको भी हम सभी को सेट में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अब हम इन नंबर्स को सेट कर रहे हैं, समुच्चय बना रहे हैं इनका। तो अगर मैं नेगेटिव वाले नंबर्स यो इनमें ऐड कर दूँ, नेगेटिव वाले नंबर्स कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, है ना, नेगेटिव वाली साइड में इन्फिनिटी तक, -3 -2 -1 0 1 2 3, और फिर इधर के सारे प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर जिस सेट में आएंगे उस सेट का नाम होगा इंटीजर्स, जिसको मैं आई से डिनोट करूंगा। क्या होगा? इंटीजर्स, ठीक है भाई, इंटीजर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे हम इसको पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, ठीक है भाई, क्लियर है? इंटीजर्स। अब हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, हमने होल नंबर्स पढ़ लिया, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए। अब माइंड में एक डाउट और आया कि ये जो अपोन में नंबर होते हैं, जो बटे में नंबर होते हैं, जैसे 2/3, 4, ये कौन से नंबर होते हैं? तो इन नंबर्स को जिस सेट में रखा गया उसका नाम होता है रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, हिंदी में हम इसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? कि वे सभी नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। p/q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में लिख सके। देखो बटे लग रहा है ना, अंश बटे हर के रूप में लिख सके, वे सभी नंबर्स हमारे कैसे नंबर कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो ये हर है ना, हर कौन है? क्यों है ना, हर क्यों, क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जीरो से किसी संख्या को भाग दिया ही नहीं जा सकता। जीरो से हम किसी भी नंबर को भाग नहीं दे सकते। ये नॉट डिटरमाइंड का सिंबल है, इन्फिनिटी नहीं है ये नॉट डिटरमाइंड का सिंबल है, यानी कि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, है ना। इसीलिए हर को हम जीरो नहीं ला सकते, ठीक है। अगर हर मेरा जीरो होगा तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। बात समझ आई? अंश बटे हर के रूप में लिखने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम सभी को हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। बस ध्यान ये रहेगा यहाँ पे कि हर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते, जबकि जीरो हर एक संख्या से भाग हो सकती है। जीरो 1 से भी भाग हो सकती है, जीरो 2 से भी भाग हो सकती है, जीरो भाग हो सकती है लेकिन जीरो भाग कर नहीं सकती। क्लियर है? रेशनल नंबर तक क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल के बाद इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होते हैं √2, √3, ठीक है, पाई, ये सभी नंबर्स जो होते हैं मेरे, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर में ही क्यों रखा गया इनको, √2, √3, पाई को? तो देखो बच्चों, आप जानते हो रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू होती है 1.4146, इस तरीके से आगे आगे बढ़ती जाती है, वो कभी रुकती ही नहीं है। जैसे पाई की वैल्यू आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जो सबसे पहला थंबनेल है, थंबनेल दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.141592653558, है ना, कितनी लंबी वैल्यू है ये, है ना। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, क्या होती है? पाई की वैल्यू 3.14159, इस तरीके से आगे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके दशमलव के बाद में रुकते भी नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकते, ठीक है। दशमलव के बाद में जो नंबर्स रुकते भी नहीं है
और रिपीट भी नहीं होते बार बार। देखो यहाँ पे 4 आया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आया, फिर 6 आ गया, रिपीट नहीं हो रहे ना। इसी प्रकार पाई में देखो 1 आया, 4 आया, 1 आया, 5 आया, 9 आया। दशमलव के बाद ये नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे और कहीं रुक भी नहीं रहे, कटते ही जा रहे हैं, कटते ही जा रहे हैं। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर्स में रखा है। किसमें? इर्रेशनल नंबर्स में। ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 10/3 है। 10/3 की वैल्यू क्या होती है? 3.33333 और ये भी नहीं कटते, है ना। तो यहाँ पे भी नहीं कटते, नहीं रुकते, ये बार बार मतलब कटते ही जाते हैं, कटते ही जाते हैं, आगे बढ़ते ही जाते हैं, रुक ही नहीं रहे कहीं पे। तो रेशनल नंबर में भी यही कंडीशन है कि ये कहीं टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, दशमलव के बाद सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो ध्यान से, बार 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 3 आ रहा है ना, आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो इसीलिए 10/3 मेरा रेशनल नंबर में जाएगा और √2 मेरा इरेशनल नंबर में जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अब। तो मैंने आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर बता दिया, आपको मैंने होल नंबर्स बता दिया, उसके बाद मैंने आपको इंटीजर्स बता दिया, उसके बाद मैंने आपको रेशनल नंबर बता दिया, उसके बाद मैंने आपको इरेशनल नंबर बता दिए। अब अगर मैं इन सभी नंबर्स को एक जगह जोड़ दूँ और एक सेट बनाऊँ, ध्यान से सुनो। अब मैं अगर इन सारे नंबर्स को एक जगह जोड़ दूँ और एक सेट बनाऊँ तो वो सेट कहलाएगा मेरा रियल नंबर्स का सेट। क्या कहलाएगा? रियल नंबर्स का सेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर्स ये बार बार आप देखते होंगे, आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे कि x बिलोंग्स टू r, है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि जो x है वो रियल नंबर से लिया गया है। अब जब तक आपको रियल नंबर्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, है ना। तो रियल नंबर्स में मैंने आपको क्या बताया कि वे सभी नंबर्स जो इन सारे नंबर्स को जोड़ के आ जाए, यानी कि देसी भाषा में ये कह सकते हैं धरती के सारे नंबर्स रियल नंबर्स है। छोड़ो बात को, ठीक है। धरती के सारे नंबर, अब धरती के सारे नंबर में कौन से आ गए भाई? माइनस से लेकर के, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वे सारे नंबर जो है रियल नंबर्स में आ गए। ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा ही सेट तो हमने इंटीजर्स में भी देखा था, तो इंटीजर्स में और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है ना। ऐसा सेट देखा था ना इंटीजर्स में भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीजर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है, बता दोगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, यानी पूरे पूरे अंक। होते तो यही सेट है, लेकिन इंटीजर्स में सिर्फ ये जो पूरे पूरे अंक वाले आपको दिख रहे हैं ना, सिर्फ यही होते हैं। जबकि रियल नंबर्स में इनके बीच में जो नंबर है, आप मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है? बहुत सारे नंबर है, अनंत नंबर है। 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, फिर 1.11 है, 1.22 है, ऐसे करके पता नहीं कितने नंबर्स है 1 और 2 के बीच में। तो ये सारे नंबर्स मेरे रियल नंबर में काउंट होंगे, लेकिन इंटीजर्स में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इस डिफरेंस को समझ लेना ध्यान से। ये सारे नंबर्स तो रियल नंबर है ही, इनके बीच में जितने भी नंबर्स है वे भी सारे रियल नंबर्स है, लेकिन ये सारे नंबर्स इंटीजर्स है, लेकिन इनके बीच में जो नंबर है वे इंटीजर्स नहीं है। ध्यान रह जाएगी बात। इसलिए मैंने कहा कि अगर इन सारे शब्दों, इन सारे नंबर्स के, इन सारे सेट को अगर एक जगह जोड़ दिया जाए तो एक रियल नंबर का सेट बन के आता है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखी होगी कि इस रियल नंबर में तो नेचुरल नंबर भी आ गए सारे, दिख रही है क्या? इस रियल नंबर में तो ये सारे नेचुरल नंबर भी आ गए, इसी रियल नंबर में ये होल नंबर्स भी आ गए, इसी रियल नंबर में ये इंटीजर्स भी आ गए, है ना, दिख रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटीजर्स है ये सबसेट है रियल नंबर का, ये जो नेचुरल नंबर है ये सबसेट है इंटीजर का भी और रियल नंबर का भी, है ना। अब आप कहोगे सर ये सबसेट क्या बता दिया? सबसेट क्या होता है? देखो, सबसेट को हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय कहोगे सर अब भी बात समझ नहीं आई, सबसेट को उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या होता है? तो देखो क्या होता है उपसमुच्चय। आपने सुना है राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के जो काम राष्ट्रपति कर सकता है वो उपराष्ट्रपति भी कर सकता है अगर राष्ट्रपति अब्सेंट होता है तो, ऐसा है ना कुछ। तो यहाँ पे ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया। देखो समझो क्या होता है सेट। मान के चलो एक सेट है ए, एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ मैं, एक सेट है ए, ठीक है।
और इस सेट में ए से लेकर के जेड तक के अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEF कहाँ तक, जेड तक, यानी कि अंग्रेजी के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसी में से मैं एक सेट निकाल लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी वोवेल्स हैं उनको बाहर निकाल लो और उनका एक सेट बना दो। तो उनका सेट का नाम दे दिया मैंने कैपिटल बी। मैंने कहा था समुच्चय का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से दिया जाता है, ठीक है। तो किसको बाहर निकाला मैंने, वोवेल्स को बाहर निकाला। तो वोवेल्स को बाहर निकालो, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU, यही तो होते हैं, है ना। तो ये अपने आप में अब एक सेट बन गया, ठीक है भाई, ये अपने आप में एक सेट बन गया। और जो सेट ए है, ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये AEIOU इसमें भी नहीं है क्या, है ना, इसमें भी, ये रहा ए, ये रहा ई, फिर आगे आगे कहीं जाके ओ भी आएगा, आई भी आएगा, यू भी आएगा, यानी ये सारे एलिमेंट्स, बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए में भी है, इसीलिए बी मेरा ए का उप समुच्चय है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी सेट में हो, फिर से सुनो, किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी सेट में हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा उस सेट का सबसेट कहलाएगा। क्लियर है क्या। जैसे कि B के सारे एलिमेंट्स A में है, इसीलिए B मेरा A का सबसेट कहलाएगा। और यहीं पे हम ये कह सकते हैं कि A B का सुपरसेट कहलाएगा। जिसमें सारे एलिमेंट्स है वो तो होगा सुपरसेट, जिसके है वो होगा सबसेट। शब्दों को समझ रहे हो, ठीक है। B के सारे एलिमेंट्स A में है तो B तो है सबसेट, और A में सारे एलिमेंट है, A है सुपरसेट। क्लियर है, B सबसेट है, A सुपरसेट है। तो आई थिंक सबसेट और सुपरसेट दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। B के सारे एलिमेंट A में है इसलिए B सबसेट है, और A चूंकि B के सारे एलिमेंट्स रखता है इसलिए A सुपरसेट है। सुपर मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। तो आसानी से समझ सकते हो कि बड़े वाला सेट को सुपरसेट कहेंगे और सब माने छोटा, यानी सबसेट को, जो छोटे वाला सेट है उसे सबसेट कहेंगे। क्लियर है। सबसेट का ये सिंबल होता है, ऐसे C बनाओ, इसके नीचे डंडा सा खींच दो, ये सबसेट होता है, ठीक है। और सुपरसेट को अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं तो ये सुपरसेट हो जाएगा। बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे भी A सुपरसेट है, B सबसेट है, ठीक है। क्लियर हुआ ये सबसेट सुपरसेट। तो अभी मैंने आपको ये कहा कि जो नेचुरल नंबर्स है वो मेरा इंटीजर्स का सबसेट है। अब कहो कि हाँ सर सही कह रहे थे, ऐसा ही है क्या कुछ। भाई इंटीजर्स में कौन होते हैं, इंटीजर्स में तो ये माइनस वाले प्लस वाले सब आ जाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। और नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर में सिर्फ ये प्लस प्लस वाले आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर सारा का सारा इंटीजर्स में है ना भाई, नेचुरल नंबर है ना सारा का सारा इंटीजर्स में। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है। देखो जब भी पढ़ा करो कंसंट्रेशन सारा एक ही जगह होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं आगे वीडियो चलती रहती है और ध्यान उनका कहीं और होता है और फिर समझ नहीं आता उनको, होता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मेरा इंटीजर्स का सबसेट है। तो आप मुझे बताओ, सेट सबसेट दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई, नंबर सारे याद हो गए, जो नंबर्स बताए मैंने, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, क्लियर हो गए। आगे बढ़े। अब देखो ये जो नंबर्स है जितने भी ये रियल नंबर्स हैं, इन सभी को हम लोग एक लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। इन सभी नंबर्स को हम लोग एक लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। आपने एक्स अक्स और वाई अक्स देखे हैं क्या, ये एक्स अक्स है, फिर ये वाई अक्स है, देखा है। और जहाँ ये कट करते हैं वो कहलाता है मेरा ओरिजिन, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है 0, है ना। इधर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर वाले सारे नेगेटिव होते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। तो इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इधर नेगेटिव में जाओ, -1, -2, -3, -4, -4, है ना। तो ये सारे नंबर्स, और इन नंबर्स के बीच बीच में भी आपने देखे होंगे, अपनी आप स्केल होगी आपके पास, फीटी कहते हैं जिसको, उसमें इस तरीके के सिंबल बने होते हैं, यानी 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो भी काउंट किए गए हैं। तो इसका मतलब ये सारे रियल नंबर्स नहीं हो गए क्या। इन सभी रियल नंबर्स को हम लोग लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आया कि लाइन पे कहाँ डिनोट करें, पता ही नहीं चला कहाँ डिनोट करें लाइन पे।
है ना, उनका लाइन पे कोई पॉइंट निर्धारित नहीं हुआ, तो ऐसे नंबर को कहा गया है इमेजिनरी नंबर्स। ऐसे नंबर्स को कहा गया है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या है, हमने बस कल्पना कर ली कि शायद यहीं कहीं होगा ये। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स जब रूट के अंदर माइनस आ जाए, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। आपने √2 पढ़ा, उसे तो हमने इरेशनल घोषित कर दिया था। √4 क्या होगा बताना जरा, √4 क्या होगा? √4 भाई √4 की वैल्यू 2 होती है। √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 तो नेचुरल नंबर भी है, 2 मेरा इंटीजर भी है, 2 मेरा रेशनल नंबर भी है। 2 रेशनल नंबर है क्या? 2 रेशनल नंबर है या नहीं? 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। भाई रेशनल नंबर के लिए अंश बटे हर ही तो बनाना है, तो ये बना दिया मैंने अंश बटे हर। तो 2 मेरा रेशनल नंबर है। ध्यान रखना जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो पता ही नहीं चला इनको लाइन पे कहाँ डिनोट करें, तो ऐसे नंबर्स को कहा गया है इमेजिनरी नंबर्स, और इसको डिनोट करते हैं हम आई फॉर आयोटा। आई फॉर इमेजिनरी नहीं, आई फॉर आयोटा। तो आई की वैल्यू क्या होती है? √-1 होती है। क्या होती है? √-1 होती है, ठीक है। अब अगर एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को आपस में ले लिया जाए, ध्यान से सुनना, अब अगर एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को आपस में ले लिया जाए तो वो मेरा कहलाएगा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये 12th वाली बुक में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में भी है और ये बीएससी में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, ठीक है, और कंपटीशन में भी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, कुछ लोग सी से भी डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? एक रियल नंबर, ये लो मैंने रियल नंबर को एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स भी तो लिख सकते हैं, एक्स का मतलब कोई भी रियल नंबर, प्लस फिर मैंने कहा इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर के लिए आई लगा दो और किसी नंबर को जोड़ दो उसके साथ में आई वाई, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब देखो इसमें ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे? x + iy की फॉर्म में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 + 3i क्या है बताना ज़रा, तो ये क्या है? ये कोई रियल नंबर नहीं है, बल्कि ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सम्मिश्र संख्या कहते हैं हिंदी में, सम्मिश्र संख्या, मिली हुई संख्या, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बताओ यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ सेट्स। व्हाट इज टाइप ऑफ सेट्स? समुच्चय कितने प्रकार का होता है? देखो, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला प्रकार होता है समुच्चय का एम्प्टी सेट, खाली समुच्चय। एम्प्टी माने क्या होता है? खाली समुच्चय। खाली समुच्चय मतलब ऐसे भी तो हो सकता है भाई, कपड़े वाले को कपड़े मिले ही ना हो तो उसकी अलमारी खाली रहेगी ना। जब खाली अलमारी रहेगी तो ये लो मैंने खाली अलमारी बना दी है, दैट इज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट। ये रिक्त समुच्चय भी कहते हैं इसको। रिक्त समुच्चय का क्या है? सिंबल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझसे ना आता है करली ब्रैकेट बनाना, एक काम करो 0 बना के डंडा खींच दो, इसको कहते हैं फाई, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को हम लोग करली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं और एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत कर देना भाई, करली ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर फाई भी बना दो और फिर करली ब्रैकेट बंद कर दो, ऐसा मत कर देना। ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है। अब ये बन गया मेरा एकल समुच्चय, क्योंकि अब इस समुच्चय के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। भाई 5 वैसे तो खाली सेट है, अब तुम अलमारी के अंदर एक अलमारी रख दोगे तो वो अलमारी खाली थोड़ी रह जाएगी। अलमारी के अंदर अलमारी रखोगे तो इसका मतलब अलमारी में पहले ही एक अलमारी है ना, तो वो भी तो भर गई ना अपने आप में। तो ये अब मेरा क्या होगा? ये एक सिंगलटन सेट हो गया। तो यहीं पे लिख दो दूसरा प्रकार का सेट क्या है मेरा? सिंगलटन सेट है। क्या है? सिंगलटन सेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय बोलेंगे। एकल समुच्चय मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एकल समुच्चय जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अब देखो इस अलमारी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये 5, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, करली ब्रैकेट x, बस एक ही एलिमेंट है। कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 ले लो, ये एक ही एलिमेंट है सिंगलटन सेट का। 2 ले लो, ये भी जो है सिंगलटन सेट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ आई बात? सिंगलटन सेट। उसके बाद
उसके बाद आपने पढ़े होंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, जैसे कि दो सेट है, एक है ए एक है बी, ठीक है। इस सेट में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। इस सेट में भी 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इक्वल सेट है। सभी को समझ आ गए होंगे भाई, नंबर इक्वल है ना, एलिमेंट इक्वल हो या ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसीलिए ये इक्वल सेट है। सिंपल। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? सबसेट मैंने आपको बता दिया, सबसेट बता दिया मैंने आपको। एक सेकेंड, हाँ सबसेट। सबसेट मैंने क्या बताया आपको कि अगर दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट्स पहले वाले सेट में है, जरूरी नहीं है दूसरा, हम पहले वाले सेट के एलिमेंट्स भी दूसरे वाले सेट में हो सकते हैं, जिस भी सेट के सारे एलिमेंट जिस भी सेट में होंगे वो मेरा सबसेट कहलाएगा। मान के चलो अगर ए के सेट ही बी में होते, या फिर चलो एग्जांपल ले लेता हूँ यही, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बी में सपोज करो ए बी सी डी तो है ही, 1 2 3 4 भी है ना। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसलिए ए मेरा सबसेट है बी का। बताओ क्लियर है? ए मेरा सबसेट है बी का। समझ आ गई बात सबसेट की। अब जो सेट है, अच्छा और समझ लो सबसेट के बारे में। देखो मान के चलो एक सेट है 1 2 3, बस ये ले रहा हूँ मैं एग्जांपल। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं या एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि भाई ये जो सेट है इसमें बताओ इसमें कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, इसमें कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले एग्जाम में, जो कि पूछ लेते हैं कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें? इसमें तो 3 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 उपसमुच्चय बनेंगे। 8 उपसमुच्चय बनेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लो 2 की पावर n। अब वे उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे? देखो कैसे बनते हैं उपसमुच्चय। सबसे पहले तो लिखो, ये जो रिक्त समुच्चय होता है ये भी एक उपसमुच्चय होता है। ध्यान रखना ये बात, रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर से सुन लो, रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो ये जो रिक्त समुच्चय है ये इस समुच्चय का उपसमुच्चय हो गया। उसके बाद सिंगलटन 1, ये भी तो एक उपसमुच्चय होगा, देख लो ये 1 इसमें है ना। उसके बाद 2, उसके बाद 3, पहले तो ये अकेले अकेले आ जाएंगे, फिर 1 2, फिर 2 3। भाई उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है कि दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अब देखो इसमें 1 2 है तो 1 2 इसमें भी है, तो यानी कि इसका उपसमुच्चय है 2 3। उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 2 3 खुद अपने आप का उपसमुच्चय होता है। तो देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 8। यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो रिक्त समुच्चय भी उपसमुच्चय होता है और एक खुद समुच्चय भी अपने आप का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। रिक्त समुच्चय भी उपसमुच्चय होता है और खुद समुच्चय भी अपने आप का उपसमुच्चय होता है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि एक समुच्चय में कितने उपसमुच्चय है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हो कि 8 है। अगर आपसे कहा जाए कि बना करके दिखाओ, तो आप इस तरीके से उपसमुच्चय को बना भी दोगे, ठीक है। समझ आएगी बात। यहीं पे अगला टॉपिक है मेरा पावर सेट, घात समुच्चय कहते हैं हिंदी में, पावर सेट। पावर सेट देखो बच्चों क्या होता है पावर सेट। अभी अभी जो मैंने ये उपसमुच्चय बनाए, फिर से बना लेता हूँ। एक तो मैंने 5 लिखा, एक 1 लिखा, 2 लिखा था, 3 बना था, फिर क्या बना था, 1 2 बना था, फिर क्या बना था, 2 3 बना था, फिर क्या बना था, 1 3 बना था, फिर क्या बना था, 1 2 3 बना था, ठीक है। समझ आ रही है ना बात? ये सारे उपसमुच्चय बने थे। अब अगर मैं इन सभी उपसमुच्चयों का एक समुच्चय बना दूं, अब अगर मैं इन सभी उपसमुच्चयों का एक समुच्चय बना दूं, तो वो मेरा पावर सेट कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। हिंदी में बोलेंगे इसको घात समुच्चय, ठीक है। अब आप कहोगे सर उपसमुच्चय को समुच्चय कैसे बनाओगे? आ रहा है क्वेश्चन माइंड में, उपसमुच्चय को समुच्चय कैसे बनाओगे?
ये लो अभी बना देता हूँ, देखो ये सारे उपसमुच्चय थे, ये लो ये बना दिया मैंने, समुच्चय बन गया क्या? सारे उपसमुच्चय थे, इन सभी को करली ब्रैकेट में बंद कर दो। समुच्चय क्या होता है पहली स्लाइड में बता दिया था मैंने, समुच्चय को करली ब्रैकेट में बंद कर दे तो कर दो, वो समुच्चय बन जाएगा। तो ये सारे उपसमुच्चय थे, मैंने इनको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया और एक नाम भी दे दिया पी फॉर पावर सेट। ये लो मैंने एक नाम भी दे दिया, बताओ बन गया क्या एक समुच्चय? तो सारे समुच्चय को समुच्चय के रूप में लिख दो, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। समझ आएगी बात? पावर सेट, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताने का कष्ट करोगे, रिवाइज करने का कष्ट करोगे, क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने सेट पढ़ लिया, हमने सबसेट पढ़ लिया, ठीक है, सबसेट को अच्छे से पढ़ लिया हमने, सुपर सेट भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने नंबर्स पढ़ लिए, नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, फिर होल नंबर्स पढ़ लिए, फिर इंटीजर्स पढ़ लिए, फिर रेशनल नंबर्स पढ़ लिए, फिर इरेशनल नंबर्स पढ़ लिए, फिर रियल नंबर्स पढ़ लिए, उसके बाद इमेजिनरी नंबर्स पढ़ लिए, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिए। ये सब कुछ पढ़ लिया हमने नंबर्स में। उसके बाद हमने सबसेट टाइप ऑफ सेट पढ़ लिया, ठीक है, टाइप ऑफ सेट या टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। और उसके बाद हमने पावर सेट भी पढ़ लिया। और आई थिंक आपको इसी वीडियो में ये सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे। क्लियर हुए या नहीं हुए? क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? एक सेकंड, देखो अब इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं, जो सेट है, सेट बनते कैसे हैं, सेट कैसे बनते हैं। तो एक तरीका तो यही है कि मंजिले कोष्ठ लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1000 वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके से लिख सकते हो। ये भी एक सेट है और इसको हम लोग कहते हैं क्या? टेबुलर फॉर्म, सारणिक रूप। इसको हम क्या कहते हैं? सारणिक रूप कहते हैं, समुच्चय का सारणिक रूप, ठीक है। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि मतलब हमें निर्माण करना पड़ेगा, बिल्कुल हमें निर्माण करना पड़ेगा। तो मैं इसी सेट को देखो कैसे निर्माण करके लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x सच दैट, x ऐसा है कि, ये सच दैट के सिंबल होते हैं, x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। बताओ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है क्या? x एक प्राकृतिक संख्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट होते हैं जो आपस में, जिसके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं उन्हें इक्विवेलेंट कहते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो उन्हें इक्वल कहते हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये दोनों एक ही सेट है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है और एक ये सेट मेरा किस में लिखा गया है? समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। तो एक समुच्चय को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बताओ क्लियर हुई है बात? तो ये समुच्चय की कुछ डेफिनेशन थी। अगला जो चैप्टर है हमारा फंक्शन चैप्टर है। फंक्शन कैसे बनता है उसके लिए समुच्चय को समझना जरूरी है। अगर आपको समुच्चय यानी सेट अगर आपकी समझ में आ गया तो फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा मैथ्स आपका 11th का मैथ्स, आपका 12th का मैथ्स बहुत ही ईजी बना देंगे। अवकलन समाकलन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इन चीज़ों को जितना गहराई से समझोगे ना, जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ठीक है। और आप किसी भी प्रॉब्लम का आसानी से सोल्व कर सकते हो, फिर किसी भी प्रकार का डिसीजन मेकिंग आप ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए सिर्फ नंबर्स के लिए मत पढ़ो। नंबर्स भले ही कम आ जाओ लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास आपके जो दिमाग है वो डेवलप होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पे जिसके ज़्यादा नंबर्स आते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू है। पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि उसके वे जो नंबर्स है ना वो ये दर्शाते हैं कि इस बच्चे ने मेहनत की है, इस बच्चे का दिमाग तेज है, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में ये आता है कि क्यों ज़्यादा नंबर वालों को इतना वो किया जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि ये दर्शाता है, उनके नंबर्स ये दर्शाते हैं कि इस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की है। अब आजकल के एजुकेशन सिस्टम में हो ये रहा है कि जो ये नंबर्स है ना ये इधर उधर से भी आ जाते हैं। इधर उधर से कैसे आ जाते हैं? जैसे जब पेपर देने बैठो तो एक दूसरे कॉपी में देख लेते हैं, है ना, नकल उतार लेते हैं। उसका कोई फ़ायदा है? नंबर्स लाने का फिर कोई फ़ायदा है?
जब आपका दिमाग ही कमज़ोर रहेगा, आप अपने दिमाग की अच्छे से एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, तो उन नंबर्स का फ़ायदा क्या है बताओ। फ्यूचर में क्या फिर ये डिग्री काम आएगी? जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या आप डिग्री दिखा दोगे कि देखो मेरे इतने नंबर आए थे और प्रॉब्लम तो दूर चली जा? नहीं ना, उस प्रॉब्लम को हम लोग तभी तो सोल्व कर पाएंगे जब हमारा दिमाग डेवलप होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को पढ़ो ध्यान से, और इस गलतफहमी में मत रहो कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, नंबर्स अपने आप आ जाएंगे। नॉलेज के लिए पढ़ो, अपने दिमाग की डेवलपमेंट के लिए पढ़ो, ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो ये मैथमेटिक्स का, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। एक सेकेंड। हाँ, आप मुझे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके घर में बड़े भाई बहन हो गए जो भी वे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी बता सकते हो, वे भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, एक दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। ठीक है, थैंक यू।